तो अमलगमेटेड कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी ये अब हम सीख लेते हैं। इससे पहले हमने अमलगमेटिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग सीखी थी। उस समय मैंने आपसे कहा था कि अमलगमेटिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग सेम रहती है, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो। वेंडर कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अमलगमेटेड कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी की बुक्स में फर्क पड़ता है। इसमें अलग अलग अकाउंटिंग रहती है। तो हम पहले सीखते हैं जो सबसे ज्यादा चलता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर दो टाइप का होता है। तो हम बात कर रहे हैं परचेज मेथड की बात कर रहे हैं, और मर्जर मेथड भी होता है जिसे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं, बट पहले हम परचेज मेथड की बात करेंगे। तो परचेजिंग कंपनी जब असेट और लाइबिलिटी खरीदेगी, मतलब परचेजिंग कंपनी जब बिजनेस खरीदेगी वेंडर का, तो परचेजिंग कंपनी एक एंट्री बनाएगी ड्यू करने की। जो ड्यू करने की एंट्री याद करिए वेंडर कंपनी ने बनाई थी, परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्री बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया हमने पैसा देना है अमलगमेटिंग कंपनी को, और वो कंपनी बंद हो रही है तो उसके लिक्विडेटर को देना है, और बदले में हमने पूरा बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो ड्यू करने की एक एंट्री बनाते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, और इस एंट्री में अमाउंट जो डालते हैं वो अमाउंट होती है परचेज कंसिडरेशन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम पहले निकालना सीख लेते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के बाद बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी इसलिए क्योंकि जो वेंडर कंपनी है वो हो रही है बंद, और जब कंपनी बंद हो रही है तो उसके लिक्विडेटर को ही हम सब कुछ देने वाले हैं। होता यह है कि जो वेंडर कंपनी है वो हो रही है बंद, और उसके बंद होने का पूरा प्रोसेस लिक्विडेटर करता है। तो लिक्विडेटर को ही परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट करी जाएगी, और वो आगे जिसे जिसे देना है वो दे देगा। तो ये फर्स्ट एंट्री है बिजनेस परचेज को रिकॉर्ड करने की। इसके बाद हम सेकेंड एंट्री लिखते हैं असेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर करने की। तो असेट्स को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग असेट्स को डेबिट करेंगे, जो जो असेट हमारे पास आ रही है वो सब डेबिट हो जाएंगी इंडिविजुअली। और इंपॉर्टेंट बात है कि हमने वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया था, क्योंकि हमारा एम ये था कि हमें बुक वैल्यू पर उसे ट्रांसफर करके उन अकाउंट को क्लोज करना है। जबकि यहाँ पर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, अमलगमेटेड कंपनी की बुक्स में जो असेट आएंगी वो तो उस वैल्यू पर आनी चाहिए जो आपस में सेटलमेंट हुई है। तो जो आपस में एग्रीड वैल्यू है, एग्रीड वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन पर सभी एसेट और लायबिलिटी आएंगे। तो इंडिविजुअली एक एक एसेट को लिखेंगे जो रियल एसेट है, और अलग अलग लिखेंगे, इंडिविजुअली लिखेंगे, और वो भी एग्रीड वैल्यू पर लिखेंगे। तो जो जो एसेट टेकन ओवर, देखो एक एक वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रियल एसेट लिखेंगे, मतलब फिटिशियस एसेट नहीं लिखेंगे, जो एसेट बिक नहीं सकती, जिनके बदले में पैसा नहीं मिलेगा, वो सब एसेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये खरीदेंगे वही जिसके बदले में ये पैसा मिलेगा ही नहीं, या बेनिफिट मिलेगा तभी तो ये पैसा देंगे उनको। सबका नाम अलग अलग लिखेंगे, जो एसेट टेकन ओवर है वही लिखेंगे, जो इन्होंने खरीदी नहीं वो इनकी बुक्स में कहां से आएंगी, और वो भी एग्रीड वैल्यू पर। ऐसी लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू इंडिविजुअली लिखेंगे। तो जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है एक एक उन सबको इंडिविजुअली लिखेंगे अलग अलग, और जो एग्रीड वैल्यू है उस पर लिखेंगे। अब इसके बदले में हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट किसको करेंगे, वेंडर को। वो पिछली एंट्री में टू लिक्विडेटर को पहले ही ड्यू कर दिया। असल में एक एंट्री बनानी थी, यही जो आप 12th क्लास में भी सीखते हैं, बिजनेस परचेज की टू वेंडर या लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। तो उसकी जगह दो एंट्री बना दी। पिछली एंट्री में एक फालतू में हमने एक एंट्री लिख दी टू वेंडर, लेकिन डेबिट में हमने क्या कर दिया, बिजनेस परचेज। तो उस बिजनेस परचेज को अब क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो जो पिछली एंट्री में बिजनेस परचेज फालतू में हमने डेबिट किया था उसको अब क्रेडिट कर देंगे। तो जो पहली और दूसरी एंट्री है, कायदे से एक एंट्री बननी चाहिए, लेकिन हमने दो एंट्री बना दी, एक ड्यू करने की और एक सारी एसेट और लायबिलिटी रिसीव करने की। याद करिए 12th क्लास में भी सीखा था, अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल, और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। वही है, अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल, और क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपको समझ में आती है। ये इंडिविजुअली एसेट और लायबिलिटी लिखनी है,
एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। आगे बढ़े, ये एंट्री सन में आगे आ जाती है आपको। तो इसके बाद कुछ ध्यान रखना है कि एग्रीड वैल्यू पर लिखना है, ना कि बुक वैल्यू पर। असेट्स और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर नहीं लिखना है, एग्रीड वैल्यू पर लिखना है, याद रखिएगा। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसे गुडविल, और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट नोट है, मान लिया परचेसिंग कंपनी या वेंडर कंपनी की गुडविल पहले से ही है, तो जब हम असेट को टेकन ओवर की एंट्री बनाएंगे, सारी एसेट डेबिट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी गुडविल आएगा ही आएगा। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आ जाती है, तो या तो उसमें कैपिटल रिजर्व और अभी गुडविल लिखे, बाद में सेट ऑफ कर ले, या इसी एंट्री में ऑलरेडी सेट ऑफ करके लिखे। वो क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही चीज आनी चाहिए बैलेंस शीट में, तो जनरल एंट्री में बाद में उसे सेट ऑफ करने की एंट्री हम बना लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद हो हमने बात करी थी परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक नेट पेमेंट मेथड है, एक नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में पीसी निकलता है एसेट माइनस लायबिलिटी, तो जब हमने एसेट माइनस लायबिलिटी करके ही पीसी निकाला तो उसमें कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर नेट पेमेंट मेथड में आएगी, नेट एसेट मेथड में आएगी ही नहीं, क्योंकि नेट एसेट मेथड में तो ऑलरेडी हमने एसेट माइनस लायबिलिटी करके ही पीसी निकाला है। देखो मान लिया एसेट है 10 लाख, लायबिलिटी है 2 लाख, हमने लिखा पीसी 8 लाख, तो डिफरेंस आएगा ही कैसे? एंट्री में हमने डेबिट में करना है एसेट, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व और पीसी, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। जब हमने नेट एसेट मेथड से ही पीसी निकाला है तो डिफरेंस कैसे आ जाएगा? डिफरेंस तब आएगा जब हमें नेट पेमेंट मेथड से पीसी बता रखा हो। अब मान लिया इसी में ये है नेट एसेट, ये है नेट एसेट वैल्यू 8 लाख, अब पीसी 9 लाख 7 लाख कुछ होगा तभी तो डिफरेंस आएगा, तो इसीलिए नेट पेमेंट मेथड से ही डिफरेंस आता है। ये भी आपको धीरे धीरे बात पता चल जाएगी। अब हम पेमेंट करेंगे वेंडर को, तो वेंडर को हम पेमेंट जो जो चीज में कर रहे हैं वो हम दे देंगे। वेंडर को हमने फर्स्ट एंट्री में ड्यू किया था लिक्विडेटर ऑफ वेंडर या अमलगमेटिंग कंपनी, तो अब लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू, अगर कैश में पेमेंट हो रही है तो टू कैश, चेक से हो रही है तो टू बैंक, शेयर दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर्स, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट, डिवेंचर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट डेबिट, तो जो जो देना है वो सारी चीजें हम इनको दे देंगे। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक, इवन अगर डिवेंचर भी हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं, शेयर होल्डर के लिए लिक्विडेटर को, तो वो भी आ जाएगा। तो जो जो पेमेंट कर रहे हैं पीसी की में वो सारी चीजें आ जाएगी। अब इसके बाद में एक और बात, इनकम टैक्स में अभी आपने पढ़ा नहीं है, अगर जिन बच्चों ने पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर होता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या कई जगह लिखा होता है इनकम टैक्स में कि आप अपने प्रॉफिट को एक रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, उस रिजर्व को मेंटेन रखो 8 साल तक, 5 साल तक, 3 साल तक, ऐसे कंडीशन होती है। अदर तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी इनकम टैक्स में। लेकिन अगर आपने उस रिजर्व को कंटिन्यू नहीं करा, मान लिया 8 साल के लिए, 8 साल तक कंटिन्यू नहीं करा और उस रिजर्व को रिवर्स करके खत्म कर दिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो जो पहले इनकम टैक्स में आपको माफी मिली थी, छूट मिली थी, वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर एक मुसीबत आ गई, क्या आ गई? एक कंपनी है ना, मान लिया एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और वो कंपनी बंद हो गई और उसे ए लिमिटेड ने खरीद लिया। एक्स लिमिटेड बंद हो गई और ए लिमिटेड ने इसे खरीद लिया। अब एक्स कंपनी की एक रिजर्व है जो 8 साल के लिए मेंटेन करनी थी, इसे अभी 5 साल हुए हैं, अभी 3 साल और मेंटेन करनी थी, लेकिन कंपनी बंद हो गई, कंपनी बिक गई। तो जब बिक गई तो रिजर्व वगैरह सब आपको याद हो, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि सारा रिजर्व वगैरह इक्विटी शेयरहोल्डर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, तो अकाउंट तो बंद हो गया रिजर्व का, तो इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा देंगे। तो जब देखा गवर्नमेंट ने कि ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा जो परचेजिंग कंपनी है अगर वो इस रिजर्व को कंटिन्यू कर ले, अगर वो इस रिजर्व को कंटिन्यू कर ले तो हम मानेंगे कि वेंडर कंपनी ही कंटिन्यू कर रही है।
तो इन्हें 5 साल हो चुके हैं ना, तो 3 साल एक्स की जगह ए लिमिटेड अगर इस रिजर्व को कंटिन्यू करेगी तो हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे। अब ये बात समझ में आ गई। अब क्या है, वेंडर कंपनी की जो स्टैच्यूटरी, इसे स्टैच्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, जिन रिजर्व को मेंटेन करना जरूरी है आगे एज पर द लॉ। अब समस्या ये थी, एक्स कंपनी तो हो गई थी बंद, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा एक्स की जगह ए, मतलब वेंडर की जगह परचेसिंग कंपनी अगर इस रिजर्व को मेंटेन कर लेगी तो हम मानेंगे कि वेंडर कंपनी ही कंटिन्यू कर रही है। अब रिजर्व को तो क्रेडिट करते, तो परचेसिंग कंपनी रिजर्व को तो क्रेडिट कर देगी, लेकिन डेबिट करने को तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व खरीदी थोड़ी ना, ये तो बस एक एंट्री में शो करनी है। तो अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक फालतू का अकाउंट है, इसको हम डेबिट कर देंगे और रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में रिजर्व आ जाएगी और इस रिजर्व को कंटिन्यू कर लेंगे बैलेंस पीरियड के। तो क्वेश्चन में स्टैच्यूटरी रिजर्व होगी तो बिना कहे हमें ये एंट्री स्टैच्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बनानी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को कि ये हमें बनानी पड़ेगी। आगे बढ़े, अगर ये एंट्री समझ में आ जाती है। अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस आइटम दिखा दो, या असेट साइड में नॉन करंट एसेट में, अदर नॉन करंट एसेट के अंदर और भी फिटिशियस एसेट्स आती है, वहां पर भी हम इसे दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास। रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम भी दिखा सकते हैं, असेट साइड में भी दिखा सकते हैं। कुछ एग्जांपल है इसके नाम, जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये सब स्टैच्यूटरी रिजर्व है और इन सबको आपको बिना क्वेश्चन में कहे आगे कंटिन्यू करना है। और अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मान लिया वेंडर कंपनी की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लिखा हुआ है, तो आपको एक एंट्री बनानी है परचेसिंग कंपनी की बुक्स में, क्या, अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, बस इतना सा आपको करना है। आगे बढ़े। अब क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लिखा होता है कि जो वेंडर कंपनी है उसकी डिबेंचर्स को टेक ओवर तो कर रही है परचेसिंग कंपनी, लेकिन परचेसिंग कंपनी या तो उसकी पेमेंट कैश बैंक में करके खत्म कर रही है कि परचेसिंग कंपनी को लोन की जरूरत नहीं है, तो वो डिबेंचर की या तो पेमेंट कर रही है, या उन डिबेंचर होल्डर, अब वो डिबेंचर होल्डर तो पुरानी कंपनी के थे, अब पुरानी कंपनी तो बंद हो गई, अब मान लिया मेरे पास वही कंपनी का नाम है एक्स है और अब ए ने खरीद लिया, एक्स कंपनी बंद हो गई। अब मान लिया आप डिबेंचर होल्डर्स हैं और आपके पास डिबेंचर है एक्स के और एक्स कंपनी तो बंद हो गई, तो आपको क्या होगा, एक्स की जगह ए कंपनी के डिबेंचर मिल जाएंगे, या तो एक कंपनी उन्हें डिबेंचर दे देगी या पेमेंट कर देगी, दोनों में से कुछ काम कर देगी, ज्यादातर क्वेश्चन में होता है। अगर कुछ नहीं कहा तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है पेमेंट करना या अपने डिबेंचर देना तो हम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुरानी कंपनी के डिबेंचर को डेबिट कर देंगे जो हमारे पास सेकंड एंट्री में आया होगा। सेकंड एंट्री में हमने क्या लिखा था, सारी एसेट डेबिट टू लायबिलिटी, तो उसमें क्या आ गया होगा, डिबेंचर आ गया होगा, उसे अब डेबिट कर देंगे, डिबेंचर इन वेंडर कंपनी डेबिट, क्योंकि हमारे पास सेकंड एंट्री में जो लायबिलिटी में आया होगा वो कौन सा आया होगा, डिबेंचर इन वेंडर कंपनी, उसे डेबिट कर देंगे, या तो इनको पेमेंट कर देंगे या नए डिबेंचर दे देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में नए डिबेंचर दिए जाते हैं। नए डिबेंचर डिस्काउंट पर भी दिए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी दिए जा सकते हैं। तो नए डिबेंचर अगर डिस्काउंट पर दे रहे हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर प्रीमियम पर दे रहे हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आती है। तो ये एंट्री भी हम लोग देख लेंगे, या कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे। ठीक है। एक और बात, कई बार क्या है, आपने वेंडर कंपनी को खरीद लिया, उनका सब कुछ ले लिया आपने, कैश बैंक बैलेंस भी ले लिया, अब उनके कुछ खर्चे हैं तो वो खर्चे करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो पैसा कौन देगा, कई बार परचेजिंग कंपनी कहती, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो कि एज ए परचेज कंसिडरेशन इन्होंने दिया, लेकिन हमें पता है परचेज कंसिडरेशन में वही होता है जो शेयर होल्डर के लिए दिया जाता है, तो जो खर्चे के लिए कंपनी पैसा दे रही है ये पीसी का पार्ट नहीं होगा, इसकी अलग से एंट्री बनाएंगे। कंपनी के लिए क्या है, खर्चा। सेकेंड एंट्री में याद करो हमने क्या कहा था, बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल या कैपिटलिज्म। अगर गुडविल है तो लॉस है, और लॉस को बढ़ा देगा ये खर्चा, पहले ही लॉस हो चुका है और खर्चा हो रहा है तो और लॉस बढ़ रहा है, तो गुडविल को डेबिट कर देंगे।
अगर 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 उस एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया, प्रॉफिट हुआ, तो उसे कम कर देंगे। तो या तो यहीं कैपिटल रिजर्व लिख दो, या यहां हमेशा गुडविल लिख दो, लास्ट में एक एंट्री गुडविल और कैपिटल रिजर्व को सेट ऑफ करने की अलग से बना लेंगे। तो यहां गुडविल डेबिट कर दो, सोचो हमेशा ही गुडविल डेबिट करना है। लास्ट में अगर गुडविल कैपिटल रिजर्व दोनों है एक ही क्वेश्चन में, तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू गुडविल दोनों को सेट ऑफ करने की एक लास्ट में एंट्री बना लेंगे। ठीक है, देखो ये एंट्री बताई मैंने, कैपिटल रिजर्व और टू गुडविल, ये आपस में सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, पिछली एंट्री में सीधे ही कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दो। लेकिन कई बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती, कब गुडविल लिखना कब कैपिटल रिजर्व, तो हम कह देते हैं सब एंट्री में गुडविल डेबिट टू बैंक कर दो खर्चे के लिए, बाद में गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से जो भी कम अमाउंट है उस कम अमाउंट से दोनों को सेट ऑफ कर दो, ताकि बैलेंस शीट में कोई एक ही चीज आ पाए। ठीक है, तो अब हम ये परचेज मेथड की एंट्रीज हमने कंप्लीट की है इन द बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अमलगमेटिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि अमलगमेटेड कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करते हैं।